नमस्कार साथियों। प्रैक्टिस सेट 18वां आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 18वें प्रैक्टिस सेट के जो भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे एक बार। और 37 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है, आप लोग देख रहे हैं। और जैसे जैसे परीक्षा का जो समय है आपका नज़दीक आ रहा है और लगातार प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं, इन सभी प्रैक्टिस सेटों को आप लोग करिए और अपना जो अध्ययन है उसमें एक जैसे कहते हैं ना धार लाना। ठीक है, तैयारी को और भी अच्छी बनाना, उसके लिए आप लोग प्रयासरत रहिए। साथ ही थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह क्या है इस पे ध्यान दीजिए, तो शेयर वगैरह भी कर दीजिए जिससे कि वीडियोस में एक तरह से व्यू वगैरह भी आता रहे, तो हम लोग का भी मन लगे पढ़ाने लिखाने में आप लोग को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है प्रैक्टिस की श्रृंखला जो है ये आप लोग के लिए लाया हुआ है। ठीक, और मैं आशीष पांडे सभी चीज़ों को, सभी पेपर्स को आपको संपादित करा रहा हूँ, आपके लिए सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग एक हम और वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करें। ठीक है, जिससे कि मन लगे। क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन नंबर है पहला। जो पहला क्वेश्चन है इसको देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन में देखिए आपका जो पूछा गया है वह है यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो जानते हैं आप लोग यरलवा किस वर्ग का है। तो आप लोग जानते हैं कि पुष्प व्यंजन, अंतस्थ, दंत, तालव्य। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कुछ तो उच्चारण स्थान है, कुछ वर्ग बनाए गए। ठीक है, कि उसमें क्या उनसे आते हैं। तो आप लोग जानते हैं य र ल व, ये सभी क्या है व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। साथियों जो विकल्प आपका सही होगा वह है बी विकल्प। ठीक है, साथ ही देख लें हम लोग, तो उसमें व्यंजन किसे कहते हैं। तो उसमें अर्थात जब भी हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा सा घर्षण हो जिसके कारण की उष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है। तो देखिए श, और ये जो चार वर्ण हैं ये सभी क्या हैं आपके ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। और इनके अलावा जो दंत व्यंजन है वो दंत व्यंजन कौन से हैं। तो आप लोग जानते हैं दंत व्यंजन कौन कौन से हैं, त, वर्ग और ल। ठीक है, साथ ही स। ठीक है, ऋतु लसा नाम इसके लिए एक सूत्र है, ऋतु लसा नाम दंत। ठीक है, तो ता वर्ग में त थ द ध आ जाएगा और ला आ जाएगा आपका और स। ठीक है, तालव्य व्यंजन क्या है, इचु यसा नाम तालु। ठीक है, एक सूत्र है इचु यसा नाम तालु, संस्कृत का है। तो उस सूत्र से आपका ई मात्रा जो होती है च वर्ग है और च जो है क्या है, इचु यसा नाम तालु से आपका इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तो च वर्ग और सा जो है यह कौन सा व्यंजन होगा, तालव्य होगा। ठीक है, तो इसमें च और या भी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जानते रहिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें व्यंजन कौन सा है, सख सह। दंत क्या है, त वर्ग ल और स। दंत तालव्य क्या है, च वर्ग है, श और यह जो है व्यंजन ये तालव्य व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ या अलावा है। अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इस चीज को जानते रहिएगा। दिए गए वाक्य में, वाक्य दिया है और उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ठीक है, कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है। ठीक है, कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। ठीक है, जब जानते हैं विचार को जब बात की जा रही हो और थोड़ा सा वहां पर रुकना हो, लेकिन उप विराम से ज़्यादा, अल्प विराम से ज़्यादा रुकना हो तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विकल्प जो डी है आपका अर्ध विराम वाला, यह सही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग विकल्प में डी लगाएंगे जिसका कि चिन्ह का नाम है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह का नाम है, इस अर्ध विराम को आपका आंसर होगा। ठीक है, साथ ही ये हंस पद का चिन्ह है, ये जो है हंस पद या त्रुटि चिन्ह कहा जाता है, हंस पद। और यह क्या है,
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डैश कहते हैं या निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, निर्देशक, ठीक है, और यह है उपविराम है। ठीक है, उपविराम कहा जाता है इसको। इस सब चीज को नोट करिएगा, याद भी रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? देखिए, कौन सा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं साथियों? जिनमें कि विकार हो जाए। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जो है हम लोग शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूपांतर आ जाता है। ठीक है, तो जिन शब्दों में रूपांतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें नहीं होता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, साथ में विशेषण, ये चारों क्या है? विकारी हैं। और क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे यथा, आज, परंतु। ठीक, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। ठीक है, अविकारी शब्द हैं या अव्यय भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। लेकिन जो लड़का शब्द है यह क्या है? यह विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और यह वचन, लिंग, साथ ही यह पुरुष, ठीक है, कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वचन लड़का है तो इसका एक वचन में लड़का है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। ठीक है, लड़की हो जाएगा। लड़का है तो लड़की भी हो सकता है। ठीक है, लड़के ने, लड़की ने। ठीक, अब कारक के आधार पर देखा जाए तो आप जानते हैं 8 कारक होते हैं, लेकिन 8 कारकों में क्या है? आप इसका जो चिन्ह होते हैं कारक के, विभक्ति चिन्ह, उनको लगाएंगे इनके सामने तो भी रूप परिवर्तन होगा। लड़के ने, लड़की ने, लड़कों को, लड़कों। तो इस प्रकार से देखिए आप, ये क्या है? लिंग, वचन, कारक के आधार पर इस शब्द में, ठीक है, लड़का शब्द में विकार उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से देखें तो आपका लड़का, ठीक है, तो यहां पर आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक, आगे चलेंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको सर्वनाम बताना है किस प्रकार का है। साथियों देखिए, सर्वनाम आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और एक क्या है? क्या हुआ? पुरुषवाचक हो गया, निश्चय, अनिश्चय, निज। ठीक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, 6 हो गए। तो 6 में सबसे पहला है जो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है? ये तीनों ही भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम है यह। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मुझे, ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं और मैंने होता है। ठीक है, मैं और हम होता है। लेकिन अब इसी मैं को हम लोग जब इसके कारकों में हम लोग परिवर्तन करने लगे, ठीक है, कारक के अनुसार, तो कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे इसको हम लोग कर्ता कारक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं ने हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग किस में? कर्ता कारक में। ठीक है, कर्ता कारक में हो गया मैंने। अब मान लीजिए कर्म कारक बनाना हो तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक में इसका रूप हो जाएगा मुझको। ठीक है, मुझको या मुझे। ठीक, मुझको
या मुझे, क्यों क्यों हो गया यह को, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वह को है और कर्ता कारक का क्या चिन्ह है, ने है, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, को यहाँ ऐड कर दिया। और लेकिन मुझे भी होता है, ठीक है। अगर करण कारक है, करण कारक है तो करण कारक का क्या चिन्ह है, से के द्वारा, तो मुझसे, ठीक है, मुझसे ये शब्द बनेगा, ठीक है, मुझसे या मेरे द्वारा, ठीक है, मुझसे या मेरे द्वारा। लेकिन अब अगर संप्रदान है तो मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए ये शब्द बन जाएगा। साथ ही अलग अपादान का होता है तो अपादान में फिर से हो जाएगा, तो मुझसे वहां पर अलग होने के अर्थ में, ठीक है। मुझको या मेरा, रा रेरी का भी आप लोग जानते हैं प्रयोग किया जाता है, तो मैं में रा रेरी लगेगा, मेरा, मेरी और मेरे शब्द बन जाएगा, ठीक है। जबकि अब अधिकरण में जब प्रयोग करेंगे तो मुझ में होगा और मुझ पर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो मुझ शब्द है यहाँ पर किसका, उत्तम पुरुष का है, ठीक है, उत्तम पुरुष का है, जिसका कि सर्वनाम में किस प्रकार से उसमें सर्वनाम के जो विभक्ति चिन्ह हैं कारक के, उनको साथ में इकट्ठा करके बनाते हैं। तो ये तरीका मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया और चीज़ों को आपको आगे देखना है, ठीक है। देखिए स्त्री शब्द है, एक शब्द स्त्री है और इस स्त्री शब्द को आपको विशेषण में परिवर्तित करना है, विशेषण बताना है। तो स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण और स्त्रैण। तो साथियों देखिए स्त्रैण एक शब्द होता है जो कि स्त्रियों के समान कार्य करना, बातचीत करना जो करते हैं वो स्त्रैण कहलाते हैं। तो स्त्रैण जो शब्द है वह आपका स्त्री का विशेषण है, ठीक है। मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया, इस वाक्य में क्या है, क्रिया का कौन सा प्रकार है, ठीक है, क्रिया का कौन सा प्रकार है, क्रिया का प्रकार पूछा गया है। साथियों अनेकार्थ क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। मोहन बाजार पहुंच गया। साथियों देखिए यहाँ पर गया जो क्रिया है, पहुंच गया, यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक भेद आता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे तो आपको सकर्मक क्रिया यह देख करके मिलेगा, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि यह संयुक्त क्रिया का भेद है। अगर संयुक्त यहाँ पर दिया होता तो संयुक्त क्रिया हो जाता, नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जहां पर कर्ता जो कार्य कर रहा है उस कार्य का या उसकी क्रिया का प्रभाव उस पर स्वयं पड़े, ठीक है, ना कि कर्म पे पड़े, तो वह क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जबकि पूर्वकालिक क्रिया होता है किसी कार्य को करके तुरंत ही दूसरी क्रिया संपन्न करना, ठीक है, नहाकर खाना खाना, ठीक है। तो नहाकर, खाकर, सोकर, ऐसे कर शब्द का उसमें योग रहता है, किस क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में, ठीक है। इस चीज को आप लोग देख लीजिए। साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, अरे सांप कहाँ गया, ठीक है, अरे सांप कहाँ गया, इस शब्द में प्रयुक्त क्रिया विशेषण आया है और कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है। यौगिक क्रिया विशेषण है, मूल क्रिया विशेषण है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है, साधारण क्रिया विशेषण है। साथियों देखिए क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये जानते रहिए आप लोग। तो क्रिया विशेषण जो है मूल रूप से देखा जाए तो इसके भेद के 3 आधार हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के 3 आधार हैं। क्रिया विशेषण ये इस तरह देखें तो आपको समझ में आएगा। तीन प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण का आधार है, ठीक है, किस आधार पर, तो अर्थ के आधार पर, ठीक, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
स्थान स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, और एक होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ के आधार पर। अब देखिए साथियों, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं? 3। एक साधारण, साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, और तीसरा है अनुबद्ध। ठीक, तो ये हो गया प्रयोग के आधार पर। अब देखिए रूप के आधार पर, तो मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। ठीक है, रूप के आधार पर कितने हैं? तो रूप के आधार पर भी 3 हैं। रूप के आधार पर, इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या है? मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण, मूल क्या है? मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, और तीसरा क्या है? मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, तीसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, यौगिक, यौगिक क्रिया विशेषण। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, चीज़ें अगर आती हैं तो समझ में आती रहे। ठीक है, तो ये था आपका क्रिया विशेषण का थोड़ा सा डिवीजन, किस आधार पर इसका हुआ है विभाजन। ठीक है, क्रिया विशेषण की ये प्रमुख भेद हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। ठीक, तो जो विकल्प होगा आपका, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? साधारण क्रिया विशेषण है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण पहला है, फिर संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या बहुवचन का पहचान करने के लिए हम लोग वाक्य प्रयोग सीधा सीधा कर लेते हैं। फाटक, फाटक, पुल, गया, दरी, पट गई, बगीचा, उजड़ गया, आंगन, ऊना हो गया। ठीक है, आंगन सूना हो गया, फाटक खुल गया, दरी फट गई। तो देखिए फट गई, सभी में देखिए क्रिया का पुल्लिंग रूप यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्रिया का स्त्रीलिंग रूप प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो दरी शब्द है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, इस चीज को आप लोग
याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तब चीज़ों को आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ठीक है, कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो देख लीजिए कौन सा शब्द है साथियों। देखिए, होश उड़ गए, लोग चले गए। ठीक है, होश उड़ गए, ठीक, उड़ गए बहुवचन का है, और लोग चले गए, ठीक है, बहुवचन हो गया, यह भी बहुवचन का है। जबकि प्राण निकल गए, बाल झड़ गए, हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए, और जनता चली गई, जनता चली गई। देखिए उसके बाद चर्चा होती रही, चर्चा होती रही, और जनता सुनती रही, ठीक है, सुनती रही। अब देखिए सभी जगह पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुवचन का रूप मिलेगा क्रिया में, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये दोनों इन तीनों ऊपर वाले तो नहीं है। अब देखिए हस्ताक्षर कर दिए बहुवचन है एक तो, लेकिन जनता चली गई क्या है, एक वचन में। आपको दोनों होना चाहिए, तो विकल्प जो आपका डी है इसमें चर्चा होती रही, जनता सुनती रही, ठीक है। तो ये जो आपका विकल्प होगा जनता और चर्चा, यह क्या है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। देखिए इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रही है, इसको बताना है। तो देखिए हेतु हेतु मद भविष्य, यह जो काल है हेतु हेतु मद भविष्य काल में क्या होता है कि आप आते तो मैं जाता, आप आते तो मैं जाता, ठीक है। लेकिन ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण लगा लेते हैं। वे आए तो मैं जाऊं, ठीक है, तो मैं जाऊं। ये क्या है, वाक्य आपका हेतु हेतु मत भविष्य का है। हेतु भूतकाल, छात्र पढ़ते तो सफल होते, ठीक है, सफल होते। संदिग्ध भूत क्या है, छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ छात्र पढ़ने गए होंगे, ठीक है, छात्र पढ़ने गए होंगे। यह क्या है, संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है, वह हा रहा, हाँ, मतलब क्रिया का लगातार होना पाया जा रहा है, खाने की क्रिया जो है अनवरत चल रही है, इसलिए यह जो है आपका वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में भाववाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है,
मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है साथियों, पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है क्योंकि पत्र के अनुसार क्रिया लगी हुई है। पुस्तक पढ़ता है, मोहन कर रहा है, तो ऊपर वाले में दोनों में क्या है, कर्तृवाच्य है। जबकि यह जो वाक्य है आपका, यह कौन सा वाक्य है, इसमें जो है भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है, भाववाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण होता है, रूपांतर होता है। और भाव वाच्य के द्वारा ही हमें पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है, कि भाव के अनुसार लगी है, कि कर्म के अनुसार लगी है। ठीक है, इस चीज को तो मतलब वाच्य जो है वो क्रिया का रूपांतर है। क्रिया में किसके अनुसार वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसकी जांच करने के लिए वाच्य विषय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाच्य को देख लेते हैं। मोहिनी चिड़ियाघर से पक्षी देखे। मोहिनी चिड़ियाघर में पक्षी देखे। ठीक है, क्या देखे, पक्षी देखे। तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, क्या देखा? तो देखिए, अगर चिन्ह ने होता तो कर्ता कारक होता, और पक्षी को देखा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। करण कारक क्या होता है, किसी कार्य को साधन करने के लिए जो साधन इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, करण कारक का प्रयोग देखते हैं। और इस करण कारक का जो प्रयोग है वह होता है, जो चिन्ह है विभक्ति का, वह से है और के द्वारा है। ठीक है, करण कारक में से और के द्वारा लगा होता है, कर्ता कारक में को लगा होता है, और कर्म कारक में ने चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जबकि संप्रदान में को या के लिए लगा होता है। ठीक है, को या के लिए लगा होता है। इस चीज को ध्यान में देखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा शब्द तद्भव का नहीं है। देखिए, तद्भव, तद्भव क्या है? दांत, दांत तद्भव है। आंख तद्भव है। कान भी तद्भव है। ठीक है, अब तत्सम देखिए, तत्सम में जो दांत है तो दांत का दंत हो जाएगा तत्सम। ठीक है, आंख का अक्षी हो जाएगा, और कान का क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो अधर है यह तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, तत्सम शब्द है, तो विकल्प आपका अधर हो जाएगा। ठीक है, आप चलेंगे आगे। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का नहीं है? ठीक है, अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है, उसी को आपको टिक करना है। तो देख लीजिए साथी, कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का नहीं है। ठीक है, भर गैर उप उ, कौन सा उपसर्ग? आप देखिए, तो अरबी फारसी का है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं उपसर्ग पूछा गया है, भर गैर उप और कु। तो आप लोग जानते हैं अरबी फारसी का उपसर्ग कौन सा है? गैर। ठीक है, तो गैर, हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ठीक है, गैर कानूनी। उसके बाद देखिए, उप एक उपसर्ग है, उप है, तो उप वन, उपहार,
उप उपसर्ग भी होता है, ठीक है, उपसर्ग में भी उप लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं ढेर सारे, वो आप लोग भी देख लीजिएगा साथ साथ। इसके अलावा उपमान है, उपचार है, उपद्रव है, ठीक है, उपचार भी कर सकते हैं, उपद्रव भी कर सकते हैं, उपचार उपद्रव भी कर सकते हैं, ठीक है, ढेर सारे हैं। कुख्यात में क्या है, पुत्र, कुख्यात, ठीक है, कुमार्ग, सभी शब्द क्या हैं, कु से स्टार्ट होते हैं। भरपेट, 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 भरसक, ठीक है, भरपेट, भरसक, और आदि शब्द बना लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो इसमें अरबी फारसी का जो उपसर्ग है वह गैर है। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, प्रत्यय पूछा गया है कौन सा है, तो जानते हैं यह है, त है। साथियों देखिए, जो यह है यह पांडित्य में प्रयोग हुआ है, ठीक है, पांडित्य में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और जो कि पंडित मूल शब्द में लगा करके बना है, ठीक है। प्रत्यय कितने होते हैं आप लोग जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ठीक है। सही विलोम शब्द युग्म नहीं है, ठीक है। आस्तिक, नास्तिक, झुकाव, तनाव, जटिल, सरल, मिलन, वियोग। तो जानते हैं साथी आप कि आस्तिक आसक्ति नहीं होता बल्कि आस्तिक होता है, ठीक है, आस्तिक। आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक, नास्तिक होगा इसको, ठीक है। तो ये वाला है नहीं है, ठीक है। आसक्ति अनासक्ति हो जाएगा, ठीक है, आसक्ति का विलोम क्या होगा, अनासक्ति हो जाएगा, ठीक। बाकी सभी सही है, आगे चलेंगे। इसमें से अनभिज्ञ शब्द, अनभिज्ञ में विलोम शब्द कौन सा है, अज्ञ है, विज्ञ है, अविज्ञ है, अभिज्ञ है, ठीक है। तो कौन सा इसमें विलोम शब्द है आपको बताना है। तो अज्ञ है, अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। अर्थ और अनभिज्ञ का क्या होगा, अभिज्ञ होगा, ठीक है। अर्थ का अनर्थ, असीम इत्यादि, ठीक है। अर्थ अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ, ठीक, ये आपका विकल्प होगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। और आगे का क्या होता है, विज्ञ होगा, ठीक है, आगे का विलोम क्या होगा, विज्ञ होगा, ठीक है। आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक, आगे चलते हैं। आपका आंसर 17 में डी है, ठीक है। चोर का पर्यायवाची शब्द, चोर शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होता है, खनक, उदक, दूसर, थलचर। साथियों जानते हैं चोर का पर्यायवाची क्या होता है, चोर जो है वह खनक है, दस्यु है, रजनीचर है, तस्कर है, ठीक है, ये सभी खनक के पर्यायवाची हैं। उदक मतलब क्या होता है, पानी, सलिल, तोय, अम्बु, ठीक है। तो खनक मतलब चोर होता है, खनक मतलब चोर, तो दस्यु हो सकता है, दस्यु हो गया खनक का, दस्यु, चोर, तस्कर, कुंभिल, कम्भिज, कुंभिल, ठीक है, कुंभिल, कुंभिल हो गया, दस्यु हो गया, चोर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त तस्कर भी होता है, ठीक है, रजनीचर भी होता है, तस्कर भी होता है, तस्कर, रजनीचर, रात को विचरण करते हैं ना रजनीचर, ठीक है। उसके बाद देखिए उदक मतलब क्या होता है,
पानी होता है, जल होता है, तोय होता है। पानी, जल, तोय, पानी, और अम्बु, अमृत, नीर, अम्बु, अमृत, नीर, अम्बु, सलिल, अम्बु, अमृत, तो अमृत भी होता है, ठीक है, हम पानी को अमृत भी कहा जाता है, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक। आगे चलते हैं। धूसर, देखिए धूसर जो है गधे की पर्यायवाची होती है, ठीक है। धूसर क्या है? धूसर गधे की पर्यायवाची है। तो गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, ठीक है। चक्रीवान गधा, ठीक है। क्या होता है? गधा है, चक्रीवान है, धूसर होता है, ठीक है। धूसर, गधा, चक्रीवान, धूसर, वैशाख नंदन होता है, ठीक है। गधा भी होता है, ठीक। तो ये आपका पर्यायवाची था धूसर का या गधे का, ठीक है। गधा, धूसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, और रासव भी कहा जाता है, खर भी कहा जाता है, ठीक है। खर भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, खर भी कर लीजिए। खर, गधा भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को कर लीजिए। आगे चलेंगे। जीवन धन का समानार्थी शब्द है। जीवन धन का समानार्थी क्या है? तो यमराज है, पति है, आदमी है, महीपति है, क्या है, ठीक है। जानते हैं आप लोग, सब लोग, कि स्वामी, पति को कहा जाता है जीवन धन, ठीक है। जीवन धन किसको कहते हैं? पति को कहते हैं। जबकि यमराज को क्या कहते हैं? धर्मराज कहते हैं। यम मृत्यु अंतक, ठीक है। यम मृत्यु अंतक कहते हैं। यमराज को क्या कहते हैं? यम कहते हैं, अंतक कहते हैं। और यमराज, धर्मराज, ठीक है, दो रखते हैं। हम अंतक भी कहा जाता है यमराज को, और मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, मृत्यु कहते हैं, ठीक है। मानव, मनुष्य, मनुज, इंसान, आदमी के लिए, ठीक है। मानव, मनुष्य, इंसान आदि शब्द होगा, ठीक है। महीपति क्या है? राजा हो गया, नृप हो गया, नरेंद्र हो गया, नरपति हो गया, ठीक है। नरपति, नरेंद्र हो गया, ठीक है। राजा, नृपति, ठीक, ये सभी हो जाए। नृप भी हो जाएगा महीपति का, इसको नोट कर लीजिएगा। पति का क्या मतलब होता है? भर्ता, स्वामी, और इसी तरह से और भी शब्द हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। भर्ता, स्वामी, माधव, ठीक, इसको आप लोग कर लेंगे। जीवन धन का क्या है? समानार्थी शब्द पति है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प क्या है? बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, ठीक है। अविलंब मतलब क्या होता है? देर होता है। अवलंब मतलब सहारा होता है। अमूल्य मतलब बहुत कीमती। अवसर मतलब कोई उपयुक्त समय या उपयुक्त, तो अवलंब जो है आपका विकल्प होगा, ठीक है। सहारा का मतलब क्या होता है? अवलंब। आप ये शब्द भरेंगे, ठीक। बाकी सब आपके उदाहरण सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है इसको देख लेते हैं। अन्य, अन्य, और सही है। अन्यो, अन्य परस्पर होगा। कृति, रचना होगा। कृति, निकृष्ट पुरुष, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये आपका विकल्प सही होगा, ठीक है। विकल्प सही नहीं है तो कृति नहीं सही है, ठीक है। विकल्प, बाकी सभी चीजें संगत हैं, सही है, ठीक। अनन्य मस्क, अनन्य मस्क का मतलब क्या होता है? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ठीक है। अनन्य, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं दूसरी जगह लगा हो। अन्य मनस्क, किसी और स्थान पर क्या होगा? अन्यत्र,
अन्यत्र किसी और स्थान पर, जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व होगा इसके लिए, जो नया हो, न हो, अनूतन, ठीक, अनूतन, अनूतन जो नया ना हो, इसके लिए एक शब्द है। तो यह जो आपका अनन्यमस्क विकल्प है वह होगा आपका विकल्प ए, ठीक है। आगे चलेंगे। जो कहा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है? जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए कौन सा एक सही शब्द है? देखिए, अकथनीय, जो कहा ना जा सके, अकथनीय जो शब्द होगा उसके लिए, ठीक है। करणीय, जो न किया जा सके, जो न किया जाने योग्य हो। अकरणीय हो जाएगा। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर विश्वास न किया जा सके। अकथनीय, जो कहा न जा सके, ठीक है। तो ये रहा आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपका विकल्प डी सही होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के संधि विच्छेद का सही विकल्प हो, ठीक है। संधि विच्छेद का सही विकल्प है परम अणु, परम धन अणु। जो सही है विकल्प वह है आपका विकल्प सी, ठीक है, परम अणु। और परम अणु में दीर्घ संधि है, ठीक है। परम अणु बराबर परमाणु होता है, और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है, देख लेंगे दीर्घ संधि, चेक कर लीजिएगा, दीर्घ संधि है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आजन्म शब्द में समास है, कौन सा समास है? देखिए, आजन्म क्या है? आजन्म में अव्यय लगा हुआ है, आ धन जन्म, जन्मांतर तक, ठीक है। तो ये जो अ है यह क्या है? अव्यय सूचक उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? वो भी अव्यय होते हैं। तो अव्यय के लगने से प्रथम पद की प्रधानता रहती है, पद प्रधान भी है। तो जहाँ प्रथम पद प्रधान रहे और अव्यय हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टिक कर लेंगे विकल्प ए। जबकि तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें क्रिया की जो प्रयुक्त विभक्ति होती हैं, इसको समस्त पद बनाने पर उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? उभय पद प्रधान होता है, उभय पद प्रधान है। जबकि बहुब्रीहि क्या होता है? दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो रूढ़ शब्द होता है वो। इस तरह से इसको देख लेंगे, आपका विकल्प ए सही है। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। कौन सा शब्द अशुद्ध है इसको बताना है, कृपया आप ही बताएं। अशुद्ध शब्द बताना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। किस अस्त्र है ये? पुलाव बहुत लजीज है, ठीक है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। साथियों देखिए, आपका जो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र लिखा हुआ है, इसको अस्त्र होना चाहिए, और यही जो विकल्प है वो अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं, ठीक है। तो कर लीजिए। आचार्य भारत के रस सूत्र, ठीक है, आचार्य भारत का रस सूत्र का व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद, ठीक है, की स्थापना किसने की? ठीक है। तो साथियों आप जानते हैं जो शंकुक हैं, आचार्य शंकुक, तो आचार्य शंकुक ने क्या किया कि आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया है, ठीक है। जबकि उत्पत्तिवाद भट्टलोलट ने किया, ठीक है। भट्टलोलट के क्या है? उत्पत्तिवाद सिद्धांत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद सिद्धांत है। और शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद, मतलब अनुमान पर आधारित है, अनुमितिवाद,
और अभिनव गुप्त का क्या है? तो अभिनव गुप्त का जानते हैं, अभिव्यक्तिवाद है, और भट्टनायक का भोगवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, और नायक का क्या है? भोगवाद। ठीक है, भोगवाद। ये सिद्धांत हैं, और इन्हीं सभी सिद्धांतों का ये सभी रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। ठीक है, सब रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, और उन व्याख्याकारों की ये जो दिए गए सिद्धांत हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, यह एक छंद है, और इस छंद में कौन सा छंद का भेद है? गीतिका है, रोला है, उलाला है, बरवय है, कौन सा है? ठीक है, तो सोरठा, बरवय और रोला, देखिए ये क्या है, इस छंद में प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, और आप जानते हैं 1 2 3 4 देखिए कुल हर गीतिका में क्या होता है, टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? हर गीतिका छंद में जो ये छंद है 28 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, और इनमें प्रत्येक चरण में आप देखेंगे 28 मात्राएं होती हैं। तो गिन लेते हैं, 1 2 4 5 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16 2 18 1 19 20 21 2 23 23 1 24 24 25 25 1 26 तो 28। साथियों देखिए 28 मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो 28 मात्राओं के कारण क्या है, आपका जो ये छंद है वह क्या है? हरिगीतिका छंद है। कौन सा छंद है? हरिगीतिका छंद है। हिम के कण, ठीक है, हिम के कणों से पूर्ण, ठीक है, पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, तो गिन लीजिए, 4 3 7 7 4 11 12 12 18 18 19 2 21 2 23 24 25 26 2 28। ठीक है, 28 मात्राओं का योग है, इसलिए यहाँ पर होगा आपका कौन सा छंद? हरिगीति का छंद होगा। ठीक है, जबकि सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। बरवय में कितनी होती हैं? 12 7 12 7। ठीक है, तो 19 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में आप लोग जानते हैं कि कुल रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 और 13 के योग से। ठीक, चलेंगे 13 11 के योग से एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों, समानार्थक शब्दों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो, परंतु अन्वय करने पर अर्थ वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मतलब अर्थ बदल जाए, ठीक है, करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों आप लोग जानते हैं, जहाँ पर समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अनुप्रास होता है? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? लाटा अनुप्रास होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जहाँ पर समानार्थक शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति होती है वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है, जैसे
एक उदाहरण देखा जाए तो बहुत फेमस है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पार्थ समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है वह लाटानुप्रास का होगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों का जो विकल्प होगा वह सही होगा आपका बी विकल्प। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण देख सकते थे। हाँ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे इस गुरु पदवी के पार्थ समर्थ। किसके थे? गुरु पदवी के पार्थ समर्थ। हाँ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पार्थ समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी, गुरु पदवी की जिनके अर्थ। ठीक है, तो ये उदाहरण रहा, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पार्थ समर्थ। ठीक है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, ये उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए क्या है, बार बार शब्दों, समानार्थक शब्दों का या वाक्यांशों की आवृत्ति तो हो रही है, गुरु पदवी है, गुरु पदवी है। ठीक है, और यहाँ पर अर्थ समर्थ का प्रयोग हुआ है, गुरु एक उनके नाम का ही प्रयोग हुआ है। साथ ही देखिए यहाँ पर हाँ वे ही थे, वे ही थे, तो यहाँ पर देखेंगे तो वाक्यांशों का और शब्दों का क्या है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर, और अर्थ अन्वय करने पर इसका अर्थ भी बदल जाता है, तो यहाँ पर होगा लाटानुप्रास। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? साथियों, ये प्रश्न आप बताएंगे कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जानते हैं आप लोग 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिदाद में, लंदन में, परामारिबो सूरीनाम में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिदाद में कहाँ पे हुआ था? तो आप जानते हैं सूरीनाम एक स्थान है जो कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ? परामारिबो सूरीनाम में। ठीक है, और यह 2000 सम्मेलन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में यह सम्मेलन हुआ था, 7वां सम्मेलन था। इसके बाद जो 8वां सम्मेलन हुआ था, 8वां सम्मेलन जो था वह न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, 8वां सम्मेलन। ठीक है, ब्रिटेन में जो हुआ था वो 6ठा सम्मेलन था। ठीक, पोर्ट ऑफ ट्रिनिदाद, ट्रिनिदाद का जो था वह ट्रिनिदाद का सम्मेलन कब हुआ था? 5वां था। ठीक है, कौन सा था? 5वां सम्मेलन था, ट्रिनिदाद में हुआ था, इसको नोट कर लेंगे। पोर्ट ऑफ लुइस मॉरिशस, मॉरिशस में दूसरा हुआ था, और दूसरा के बाद तीसरा भारत में हुआ, चौथा हुआ था, दूसरा चौथा मॉरिशस में, और एक हुआ लास्ट टाइम 11वां। ठीक है, तो मॉरिशस में 3 हुए थे। ठीक है, इस तरह से इसकी सूची बना लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, लंदन में 6ठा हुआ था, 5वां हुआ ट्रिनिदाद। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? देखिए, जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण, मतलब निम्नलिखित में कौन सा लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण नहीं। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ कराता है। जर का जो
पूरा है वही और सब अधूरा है। स्वाभिमान, जी जाए घी न जाए, दान देने वाला। ठीक है, तो साथियों आप जानते हैं जो विकल्प बी है, टके का खेल सब है। ठीक है, सबके पास जब पैसा रहता है तभी सब कुछ हो पाता है। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ कराता है। ठीक है, जो बोले सो घी को जाए, इसके लिए क्या है ना कि इसके लिए जो अर्थ देने वाला, ये जो अर्थ होगा इसका, वह होगा जो सलाह दे तो वह उसी काम को करे। सलाह देने वाला व्यक्ति ही बोले तो क्या है, उस काम को करे। या जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, अर्थात इसका क्या अर्थ है, जिस धन सब कार्य को सिद्ध करने की शक्ति रखता है। ठीक है, पूरी तौर पे देखा जाए तो धन ही सब कुछ है। और जी जाए घी न जाए मतलब अत्यंत कंजूस होना। ठीक है, तो ये इस प्रकार का अर्थ देगा आपका लोकोक्ति। आगे चलेंगे, एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, एक वस्तु हो और उसके चाहने वाले अनेक हैं। ठीक है, तो एक वस्तु के ग्राहक अनेक जो अर्थ है, यह जो विकल्प होगा वह होगा। संग न होना यह नहीं है, प्राण सबसे प्रिय होते हैं यह भी नहीं होगा, कपटपूर्ण व्यवहार भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक पद है और एक पद के लिए अनेक विद्यार्थी उस पर आवेदन करते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको एक अनार 100 बीमार वाली जो लोकोक्ति है चरितार्थ होती दिखेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्यात्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? अज्ञेय की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो साथियों जानते हैं आप लोग कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक, काव्य क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है, किस प्रकार की अनुभूति है? संकल्पनात्मक अनुभूति है, जो कि प्रेमचंद ने कहा था। ठीक है, प्रेमचंद छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं और साथ ही छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत का नाम लिया जाता है। जबकि जो अज्ञेय हैं, यह क्या हैं? अज्ञेय के युग के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। इनमें से एक सुमित्रानंदन पंत हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, वह भी छायावाद के ही प्रमुख कवि हैं। ठीक है, 4 प्रमुख स्तंभ, इन्हीं 4 लोगों के नाम लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए साथियों, एक पैसेज है, पढ़ लेंगे पैसेज को, उसके बाद आगे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है, उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीटा कसी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे विषवमन करते हैं। ठीक है, अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज हैं। ठीक है, विष से भरे घट के समान त्याज हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तीनहि विलोकत पातक भारी। अर्थात जे मित्र के दुख देख करके दुखी न हो, उन्हें विलोकना देखना भी बहुत बड़ा क्या है? दुख की बात है। ठीक है, आगे चलेंगे, देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं? कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं? जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं, जो मित्र सिर्फ चुपचाप रहते हैं, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे
विषवमन करते हैं, मतलब ऐसे मित्र त्याज्य होते हैं। ठीक है, 34 में जो होगा वह सी होगा। ठीक, आगे चलें। विषवमन शब्द में समास है कौन सा? तो साथियों देखिए, विषवमन में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो आप विष उगलना, ठीक है, इसका अर्थ होता है, तो आपका जो विकल्प होगा तत्पुरुष समास होगा। ठीक, आगे चलेंगे। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो पुण्य, उपकार, अपराध। देखिए, पातक का जो विलोम होगा वह होगा पुण्य। ठीक है, जो पुण्य शब्द है वह पातक का विलोम शब्द है, जबकि अन्य शब्द असंगत है। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपयुक्त शब्दों में वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो कौन सा उपयुक्त शब्द है? उधार लेना, उधार देना, समय पर सहायता न करना, सहिष्णु और उदारता, बुराई करना और गुणों को छुपाना। तो साथियों देखिए, जो विकल्प सी है, मित्रता को स्थिर और सुदृढ़ रखने के लिए सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो आपका जो विकल्प सी है वह सही होगा। ठीक है, तो साथी इस प्रकार से देखिए, तो 37 प्रश्नों का जो समग्र अभ्यास पत्र था हम लोगों का, प्रैक्टिस सेट संख्या 18, यह संपन्न हुआ। और अगली कक्षा में हम लोग जब भी उपस्थित होंगे तो मैं आपके लिए 19वां प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।